लगता है बत्ती गुल हो रही है आपके इलाकों में। क्या आपके गांव शहर में कुछ हुआ है? ये तूफान बारिश का काम नहीं है जनाब, इसके पीछे कोयला है। इंडिया में है बत्ती गुल होने वाली, क्या है ये कोयले की कंगाली? जी हाँ दोस्तों, इंडिया में अभी चल रही है कोयले की किल्लत, जिससे लग सकता है ब्लैकआउट, पावर कट, बत्ती गुल। तो क्या है ये कोयले की शॉर्टेज का मामला? क्यों हो रहा है शहर में बार बार पावर कट? चलिए जानते हैं। दोस्तों, हाल ही में प्रकाशित केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की रिपोर्ट का कहना है कि भारत में वर्किंग 135 पावर प्लांट में से लगभग 103 पावर प्लांट में सिर्फ 8 दिन से भी कम कोयले का स्टॉक बचा हुआ है। और यही नहीं, लगभग 10 पावर प्लांट ऐसे हैं जिसमें टोटली कोयला का स्टॉक खत्म हो चुका है। इस रिपोर्ट का और कहना है कि इस होने वाली शॉर्टेज की वजह से लगभग 33% बिजली की कटौती की जाएगी। 33% को यदि कैलकुलेट किया जाए तो दिन का लगभग 8 घंटा बिजली जाएगी। 8 घंटे। तो इतना क्यों इंपॉर्टेंस रखता है हमारे लिए ये काला कोयला? देखिए, यदि हम इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी के यदि हम बात किए जाए तो लगभग 66% हमें कोयला बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से मिलती है और लगभग 34% अदर सोर्सेज से मिलती है, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी आ जाती है। तो लगभग 66% ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है जो हमें कोयला से बिजली प्राप्त होती है। वैसे तो हम यदि थर्मल पावर प्लांट की बात की जाए तो यहाँ पे एज ए फ्यूल हम न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट यूज कर सकते हैं, एंड जो नेचुरल गैस होती है इसे भी एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं, लेकिन इनकी मात्रा बहुत कम है बची हुई है हमारे पूरे एनवायरनमेंट में। तो कोयला एक ऐसा बहुत बड़ा भंडार है जिसका यूज हम एज अ फ्यूल करते हैं थर्मल पावर प्लांट में। तो यदि हम इनडायरेक्टली कहें तो हमारी सारी इकोनॉमी ही अभी कोयले पे के ऊपर डिपेंड की हुई है। तो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कोयला। तो चलिए हम जानते हैं अब नेक्स्ट वे में कि कैसे काम करता है थर्मल पावर प्लांट और इसमें कोयले की क्या भूमिका है जो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर। तो चलिए हम इसे देखते हैं। ये जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं इसके 2 रिसोर्स होते हैं, एक वाटर और दूसरा कोयला। और एक होता है वाटर बॉयलर जिसके अंदर पानी रखा जाता है और जो पानी गर्म होके वो स्ट्रीम के रूप में निकलता है। और फिर एक टरबाइन होता है, टरबाइन को जनरेटर से कनेक्ट कर दिया जाता है और जनरेटर फिर पावर सप्लाई की ओर चला जाता है। तो इसे हम सिस्टमेटिक प्रोसेस में समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्टली कोयले को क्रशर में डाल के साफ किया जाता है जिससे कि वो अच्छा ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जा सके। और बॉयलर में रखा हुआ पानी को नीचे से धीरे धीरे गर्म किया जाता है। बॉयलर से निकली हुई स्टीम, भाप, जिसमें बहुत अच्छा प्रेशर रहता है, बहुत अधिक प्रेशर रहता है, ये प्रेशर का उपयोग किया जाता है टरबाइन के अंदर लगी हुई ब्लेड पे। इस प्रेशर को डाला जाता है टरबाइन के ब्लेड पे जिससे टरबाइन घूमने लगता है। यह टरबाइन जनरेटर से कनेक्ट रहता है और जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और जिसे पावर लाइन के थ्रू सप्लाई कर दिया जाता है। तो ये प्रोसेस है। इसमें यदि कोयला यदि अपनी इंपॉर्टेंस रोल नहीं निभाएगा तो वाटर गर्म नहीं होगा, वाटर गर्म नहीं होगा तो भाप नहीं बनेगी, भाप नहीं बनेगा टरबाइन नहीं घूमेगा। अल्टीमेटली हमें भाप के थ्रू टरबाइन को घुमाना पड़ता है जिससे कि जनरेटर के थ्रू ये इलेक्ट्रिसिटी बनने की प्रक्रिया कंप्लीट हो। तो दोस्तों, हमने देखी कि कैसे वर्क करता है थर्मल पावर प्लांट और इसमें कितनी इंपॉर्टेंस होती है कोयले की। तो आखिर ये समस्या पैदा कहाँ से हुई, कहाँ पे शॉर्टेज हो गई कोयले की, क्या कारण है इसके पीछे? तो चलिए हम इसे देखते हैं। कोरोना की सेकेंड वेव तक सब समान चल रहा था, सप्लाई डिमांड बिल्कुल बराबर थी। लेकिन सेकेंड वेव जाने के बाद जब हमारी अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार होना शुरू हुआ, लोगों की जरूरतें बढ़ी, तो इंडस्ट्री में भी अब प्रोडक्शन बढ़ने लगा। प्रोडक्शन बढ़ा तो उन्हें और ज्यादा ये इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ने लगी। इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ी तो हमारे थर्मल पावर प्लांट पे प्रेशर जाने लगा कि ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। और इसी पे 4 चांद लगा दिए हमारा मानसून ने। मानसून के दिनों में क्या होता है, मानसून में भारी बारिश होने की वजह से जो माइनिंग एरिया होता है वहां पे अच्छे से वर्किंग नहीं हो पाती। जब वहां पे भारी बारिश होगी तो वर्क भी नहीं हो पाएगा, कोयला भी नहीं निकलेगा। तो दोनों ने बिल्कुल एक के बाद एक अपना काम शुरू करते गए। इधर अर्थव्यवस्था भी रिकवर तेजी से हो रही थी
उधर मानसून होने की वजह से कोयला भी नहीं निकल पा रहा था, बिजली की डिमांड बढ़ रही थी, कोयला नहीं पहुंच पा रहा था। तो उसी के कारण अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे स्टॉक खत्म हो गया है, मांग अभी बढ़ते जा रही है। मानसून के कारण कोयला तो निकल रहा है मानसून खत्म होने के बाद, लेकिन अब इकट्ठे मांग बढ़ते जा रही है। और इसी सब के बीच हमारे 4 बड़े राज्यों ने, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ने एक थोड़ी सी चूक कर दी। क्या होता है, ये जो सभी राज्य होते हैं भारत की कोल इंडिया कंपनी से कोयला खरीदते हैं। अब कोयला खरीदते हैं तो भुगतान भी करना पड़ता है, तो इनने थोड़ी सी भुगतान में देरी कर दी, चूक कर दी है। तो इस वजह से जो कोल इंडिया कंपनी है उन्होंने अपने यहाँ पर इन्हें आपूर्ति कम कर दी कोयले की। इनकी आपूर्ति कम करने से और ये जो कोयले का संकट है ये और बढ़ता ही चला गया। तो देखिए, संकट तो खड़ा कर दिया है इस कोयले ने, अब इसको कैसे दूर किया जा सकता है। चलिए हम इसके अब सॉल्यूशंस को देखते हैं कि कैसे दूर किया जा सकता है इस संकट को। यदि हम इनिशियल तत्कालिक उपाय की यदि बात करें तो मानसून खत्म होते ही, वैसे तो बारिश खत्म हो चुकी है, तो इस जो खनन है, माइनिंग है, कोयले की माइनिंग को बढ़ा सकते हैं, बढ़ा के इसके शॉर्टेज को थोड़ा कम करने की कोशिश कर सकते हैं। और जो सेकंड ऑप्शन ये है कि हम आयात कर सकते हैं। ठीक है, आयात भी ऐसे नहीं, अब तो ये समस्या वैश्विक समस्या है, पहले चीन से स्टार्ट हुई, फिर यूके, फिर अब हमारे भारत में आई है। तो जो इंडोनेशिया है जो इसका निर्यात करता है, उसने जो प्री कोविड के समय इसकी कीमत थी $60 और अब इसको $200 प्रति टन कर चुका है। 60 से सीधे $200 प्रति टन, लगभग 3 गुना रेट बढ़ा दिया इसने। तो सोच सकते हैं अपन, तो इसका आयात करना कोई ये सॉल्यूशन तो है नहीं। इसका सॉल्यूशन जो हमारा लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की यदि बात करें तो इस सॉल्यूशन के तहत हमें जो डिपेंडेंसी हमारी जो 66% जो डिपेंडेंसी कोयले की, इसको कम करना होगा। इसको कम करने के लिए जो हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, इसकी तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। और यहाँ से तो हमारी गवर्नमेंट ही नहीं कर सकती, इसके लिए हम नागरिकों को भी जिम्मेदार बनना पड़ेगा। जो हम जो इलेक्ट्रिसिटी हमारी वेस्ट करते हैं घरों में और जो हमारे सार्वजनिक स्थल होते हैं वहां पे, तो इस पे हम खुद से कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार के साथ साथ हमारी ही भी उतनी ही जिम्मेदारी है इसे दूर करने की। तो इन्हें लॉन्ग टर्म जो सॉल्यूशन के तौर पे हम सोलर एनर्जी को यूज कर सकते हैं। इसे तो हम अपने घर पे भी लगा सकते हैं, जो हमारी डेली जो चीजें हैं जरूरतें की, उसे तो हम कम कर सकते हैं। जो सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भारत में बहुत सी पॉसिबिलिटी है। भारत कैंसर कर्क रेखा के से होकर गुजरता है, तो यहाँ पे बहुत सी संभावना है सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। फिर एक है हमारी ओशन एनर्जी, जहाँ पे हम ज्वार भाटा से एनर्जी बनाते हैं, क्योंकि भारत का जो पूरा 3/4 एरिया जो है वो समुद्र से घिरा हुआ है, तो इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी। साथ साथ विंड एनर्जी, जो बहुत बड़ी चक्कियों के माध्यम से जो एनर्जी बनाते हैं, तो वहां पर भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारा एरिया ही इतना अच्छा है भारत देश, तो ये वही समय आ चुका है जहां पे अब हमें इन चीजों को एक मेजरली तरीके से अपनाना पड़ेगा। वो जो कोयला है, जो पारंपरिक जो हमारे ईंधन के स्रोत है, इनको अब धीरे धीरे ना करने का समय आ चुका है। क्योंकि यदि हम अभी इस स्टेज पे यदि हम रिन्यूएबल एनर्जी को नहीं अपनाए एक लार्ज स्केल पे, तो ये आगे चल के हमारे लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा कर सकता है। वैसे ही हाइड्रो एनर्जी, जो बड़े बड़े बांध बना के जल को रोक के जो एनर्जी बनाई जाती है, वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, उस एनर्जी की तरफ मेगा प्रोजेक्ट कर सकते हैं। फिर एक हमारा हो जाता है बायोमास एनर्जी, अपशिष्ट पदार्थों से एनर्जी बना सकते हैं। तो इन तरीकों को अपना के हम हमारे कोयले भाई को अलविदा कह सकते हैं। और इसी के साथ मैं भी अलविदा कहना चाहूंगा, लेकिन जाने से पहले जो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हाँ दोस्तों, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।